गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं लेफ्टिनेंट श्वेता गोस्वामी। सभी ने अवज्ञा आंदोलन और महात्मा गांधी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों में क्या भूमिका रही, इसको लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। बच्चे, आज हम लोग बात करेंगे सभी ने अवज्ञा आंदोलन के जो रीजंस रहे थे, उन्हीं रीजंस को आगे बढ़ाते हुए कि कल हमने देखा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने हिसाब से जो भी डिमांड्स रख रही थी, उन डिमांड्स को फुलफिल नहीं किया जा रहा था, इवन कि उन्हें सुना भी नहीं जा रहा था और उनकी तरफ किसी का भी ध्यान नहीं था। इसी में क्रांतिकारी विचारधारा के लोग अपने हिसाब से जो है बमबारी कर रहे थे, जिसमें बटुकेश्वर दत्त है, भगत सिंह है, कोर्ट में जाकर उन्होंने बम फेंक दिए ताकि, क्योंकि ब्रिटिश सरकार जो क्या है एक तरह से सुनना बहरी हो चुकी है, तो उन्हें हमारी आवाज इसी तरह से सुनाई देगी। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 6 नंबर पे लॉर्ड इरविन की अस्पष्ट घोषणा। उस टाइम में भारत सभी ने अवज्ञा आंदोलन, यानी दैट वाज द टाइम 1930। भारत के वायसराय थे लॉर्ड इरविन। तो इंग्लैंड से लौटकर भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन ने 31 अक्टूबर 1929 को घोषणा की कि 1917 की घोषणा से अब यह अभिप्राय स्पष्ट होता है कि भारत को अधिराज्य स्थिति का दर्जा मिले। यानी कि लॉर्ड इरविन ने बोल दिया था कि भाई हम आपको क्या कर देंगे, आपका जो राज्य है डोमिनेटिंग राज्य देंगे, हम आपको उत्तरदायी सरकार तो देंगे लेकिन आपको द्वैत शासन चलेगा। लॉर्ड इरविन ने यह भी घोषित किया कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए ब्रिटिश सरकार एक गोलमेज घोषणा करेगी। यह नहीं कहा गया कि भारत को कब स्वराज्य प्राप्त होगा। दूसरी ओर इंग्लैंड के अनुदार दल ने इरविन की घोषणा की आलोचना की। यानी कि आप देखोगे कि इंग्लैंड में अब जो है पब्लिक पार्टी आ जाती है और पब्लिक पार्टी जो है इंडिया को वास्तव में स्वराज यानी स्वतंत्रता देने की बात करती है। इधर लॉर्ड इरविन कुछ भी घोषणा करे तो वो अस्पष्ट है इंडियंस के लिए। तो गांधी जी ने लॉर्ड इरविन से भेंट कर यह जानना चाहा कि क्या सरकार लंदन में गोलमेज सम्मेलन के लिए भारत के औपनिवेशिक स्वराज के आधार पर नवीन संविधान का निर्माण करने के लिए बुला रही है। वेरी इंपॉर्टेंट, लॉर्ड इरविन की किसी भी घोषणा से अस्पष्ट हो रहा था। स्पष्ट तरीके से हमको पता नहीं चल रहा था कि भारत को स्वतंत्रता दे रहे हैं या नहीं दे रहे, या उत्तरदायी की सरकार की स्थापना कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, या फिर संविधान निर्माण करने की परमिशन भी मिल रही है या नहीं। इसी वजह से गांधी जी ने कहा कि मैं किसी भी तरह का अहिंसात्मक आंदोलन या फिर राष्ट्रीय आंदोलन चलाऊं, उससे पहले ये जरूरी है कि मैं एक तरह से क्या बता दूं कि ब्रिटिशर्स को चेतावनी दे दूं, ब्रिटिशर्स आखिर क्या चाहते हैं उसका भी मापदंड जो है तय कर दूं। परंतु लॉर्ड इरविन ने गांधी जी को इस प्रकार का कोई आश्वासन नहीं दिया, जिससे गांधी जी को बड़ी निराशा हुई। यानी कि न तो संविधान बनाने का, न ही उत्तरदायी सरकार का, न ही स्वतंत्रता, किसी भी तरह की स्पष्टता यहाँ पर जाहिर नहीं होती। अब गांधी जी की जो है मांगों की उपेक्षा की गई। गांधी जी ने क्या किया, सभी ने अवज्ञा आंदोलन खैर प्रस्ताव पारित हो चुका था, लेकिन इसके पहले भी गांधी जी ने अपने 11 जो मांगे हैं वो किसके सामने रखी, यंग इंडिया, कौन सी पत्रिका, यंग इंडिया के माध्यम से ब्रिटिशर्स के सामने रखी। ठीक है, और ये पूरे उनकी कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई, यंग इंडिया में। इसमें इसे इतिहास में 11 सूत्री मांगे बोला जाता है। तो गांधी जी की मांगों की उपेक्षा की गई। किस तरह से, देखो गांधी जी ने क्या डिमांड्स रखी। पहली डिमांड थी कि पूर्ण रूप से जो इंडिया में नशा वगैरह चल रहा है, जो शराब वगैरह है, मदिरा पान है, मद्यपान है, किसी भी तरह के, तो उन सबको क्या कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए। सेकेंड डिमांड थी कि मुद्रा विनिमय में 1 रुपया का जो है 1 शिलिंग 4 पैंस के बराबर हो। यानी कि मुद्रा विनिमय में रुपये की जो डिमांड है, रुपये की जो कीमत है वो बढ़ाई जाए, नमक कर को समाप्त किया जाए, माल गुजारी जो है आधी कर दी जाए, सैनिक व्यय पर कम से कम खर्चा हो और 50% किया जाए, प्रशासनिक खर्चे में कमी करने के लिए बड़े अधिकारियों के वेतन आधे कर दिया जाए, भारतीय समुद्र तट केवल भारतीय जहाजों के लिए सुरक्षित हो, विदेशी वस्त्रों पर तट कर लगाया जाए ताकि देशी उद्योगों का संरक्षण हो, सभी राजनीतिक बंदी जो है उन्हें रिहा कर दिया जाए। लेकिन स्टार इसमें उन्होंने बोला कि ऐसे राजनीतिक बंदी जिस पर किसी भी तरह का हिंसात्मक आरोप जो है वो सिद्ध ना हुआ हो, हिंसात्मक आरोप सिद्ध ना हुआ हो, उन्हें क्या कर दिया जाए, रिहा किया जाए, आरोप सिद्ध ना हुआ हो। यानी कि आप ये बोलोगे कि ये वही टाइम है बच्चों जब हमारे सरदार भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद, और उसके अलावा आप देखते हो सारे लोग जो है बंदी है, उन्हें फांसी पे भी चढ़ाया जाएगा। इसकी आलोचना भी की गई। अगर गांधी जी चाहते तो हो सकता था, लेकिन गांधी जी ने बोला कि सभी राजनीतिक बंदी जो आपके जेल में बंद है, उन जिन पर हिंसात्मक आरोप सिद्ध नहीं हुआ हो, उन सभी को छोड़ दिया जाए, गुप्तचर पुलिस को भंग कर दिया जाए या उस पर जनता का नियंत्रण रखा जाए, और आत्मरक्षा के लिए बंदूक आदि हथियारों के लाइसेंस सभी भारतीयों को भी दिए जाए। देखो अब इसका रीजंस क्या थे। देखो पहले क्या सोचते थे
गांधी जी ने बोला जो लगान है ना, वो क्या कर दिया जाए, माल गुजारी आदि कर दी जाए, या लगान जो है वो 50% कर दिया जाए। क्यों? और ये पैसा कहाँ से सरकार लेगी कि सैनिक व्यय पर जो आप 100% खर्च कर रहे हो उसका 50% करो, वेतन के आधे कर दिया जाए। ठीक है, तो गांधी जी ने ये 11 डिमांड्स रखी किसके सामने, लॉर्ड इरविन के सामने, ब्रिटिशर्स के सामने, ब्रिटिश सरकार के सामने, कि अगर ये हमारी डिमांड्स जो है अगर आप मान लोगे तो हम कभी भी जो सविनय अवज्ञा आंदोलन और राष्ट्रीय आंदोलन की हम शुरुआत करने जा रहे हैं वो हम नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी हुआ नहीं। लॉर्ड इरविन ने इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। महात्मा गांधी ने पहले तरीके से तो डिमांड्स रखी, और दूसरा उन्होंने, गांधी जी ने खुद इरविन के पास में एक पत्र भेजा, लॉर्ड इरविन के पास में, और उसमें इन 11 सूत्री मांगों को रखा। लेकिन उसके बाद में उनका जो डिमांड, जो रिस्पॉन्स आया लॉर्ड इरविन का, उन्होंने बोला कि हमें बड़ा खेद है कि आप जैसे एक राष्ट्रीय नेता जो है ब्रिटिश सरकार के खिलाफ इस तरह के जो आंदोलन है उसकी एक भूमिका बना रहे हैं। मतलब एक तरह से नकारात्मक जो रिस्पॉन्स है वो गांधी जी को मिला, और गांधी जी इस तरह से जब ये डिमांड्स पूरी नहीं होती तो अब फॉर फ्यूचर आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो शुरू होने ही वाला था। ठीक है, अब अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ बच्चों? डांडी मार्च से। तो गांधी जी के नमक सत्याग्रह से सारा भारत आंदोलित हो उठा। 12 मार्च को सवेरे 6:30 बजे हजारों लोगों ने देखा कि गांधी जी आश्रम के 78 स्वयंसेवकों सहित दांडी यात्रा पर निकले। दांडी उनके आश्रम से 241 मील पर, और कई जने 386 किलोमीटर बोलते हैं, समुद्री किनारे पर बसा एक गांव था। गांधी जी ने सब देशवासियों को छूट दे दी कि वे अवैध रूप से नमक बनाएं। वह चाहते हैं कि जनता खुलेआम नमक कानून तोड़े और पुलिस कार्रवाई के सामने अहिंसक विरोध प्रकट करे। ये चीज याद रखना, अहिंसक। पर अंग्रेजों ने लाठियां बरसाई, स्वयं से 2 मारे गए, 320 लोग घायल हुए। गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया जब वह यरवदा जेल में शांतिपूर्वक बैठे हुए थे। सारे देश में सविनय अवज्ञा के कारण ब्रिटिश सरकार की नाक में दम था और जेलों से में बाढ़ से आ गई, यानी जेल भरते जा रहे थे। और गांधी जी ने दांडी मार्च के साथ में ही इसका क्या किया, प्रारंभ किया। नेहरू ने कहा सहसा नमक शब्द रहस्यमय शब्द बन गया और शक्ति का द्योतक, यानी कि नमक ऐसा वर्ड बन गया था जब सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी ने बोला कि मैं खुद नमक कानून तोड़ने जा रहा हूं और आप जहां पे भी है उस नमक कानून को क्या करे, तोड़े। तो इस तरह से सहसा ही ये शब्द जो था वो क्या बन गया, रहस्यमय बन गया और शक्ति का एक तरह से जो द्योतक है वो बन गया। सरकार ने नमक कर यानी आबकारी कस्टम ड्यूटी लगा दी थी जिससे उसके खजाने में बहुत अधिक इजाफा हो रहा था। ये मैंने बताया था कि नमक जो है उस पर केवल और केवल ब्रिटिशर्स का एकाधिकार था। इंडिया में बनने वाले नमक पर भी किसका, ब्रिटिशर्स का था, और नमक व्यापारी जो है वो इसको बना नहीं पा रहे थे और इंडिया के लोगों को इस पर डबल कॉस्ट देनी पड़ती थी। सरकार के पास नमक बनाने का एकाधिकार था। गांधी जी का ध्येय था कि नमक कर पर जोरदार वार करना, अनावश्यक कानून को ध्वस्त करना। 2 मार्च 1930 को गांधी जी ने नए वायसराय लॉर्ड इरविन को ब्रिटिश राज में भारत की खेदजनक दशा के बारे में एक लंबा पत्र भी लिखा जिसमें अपने 11 सूत्री डिमांड्स भी रखी, पर उन्हें इस पत्र का कोई भी जवाब नहीं मिला। नेक्स्ट हम देखते हैं सॉल्ट मार्च और दांडी मार्च। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ और प्रगति। मैंने बताया था दांडी यात्रा से ये प्रारंभ हुआ 12 मार्च 1930। याद रखना है कितने लोग थे, 78 लोग थे। इसके अलावा 24 दिन में ये यात्रा पूरी हुई। लोगों को जेलों में डालते गए। 6 अप्रैल 1930 को प्रातःकाल की प्रार्थना के बाद दांडी समुद्र तट पर नमक कानून बनाकर गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन का श्री गणेश हुआ। और क्या क्या कार्यक्रम हुए, जनता सरकार को कर नहीं देगी। गांधी जी ने और क्या बोला, एक तो ये बोला कि नमक कर जो है नहीं देना है और उसके अलावा नमक कानून का जो है वो क्या करो, त्याग करो। नमक कानून जो है आप सबको तोड़ना है। सब जहां पे भी समुद्र तट है और नमक बन सकता है वहां पर आप लोग जाकर ओपनली नमक बनाए, लेकिन अहिंसात्मक रूप से। उसके अलावा गांधी जी ने क्या डिमांड्स की, जनता सरकार को किसी भी तरह का, जब तक ये आंदोलन चलेगा किसी भी तरह का कर नहीं देगी। ओके, यहां तक आपको समझ में आ गया। दूसरा, वह ऐसे कानून को नहीं मानेगी जो आत्मनिर्णय के सिद्धांत के विरुद्ध हो। विदेशी वस्त्रों की होली जलाओ, शराब की दुकानों पर धरना दो, विद्यार्थी द्वारा सरकारी स्कूलों का बहिष्कार, सरकारी कर्मचारी दफ्तरों को छोड़ दे। गांधी जी के आह्वान पर पूरे देश की जनता ने इस आंदोलन में भाग लिया। हालांकि ये बता दूं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जिसमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और धरना प्रदर्शन करना है, विद्रोह करना, आंदोलन करना है, रैली निकालनी, इन सभी में इनका क्या था, कंट्रीब्यूशन था। गांधी जी के आह्वान पर ये सारी जनता हो गई। सरकार के अनुचित कानूनों का सर्वत्र उल्लंघन किया गया। खादी निर्माण कार्यक्रम पर
पुरजोर जो है फोकस किया गया। 1 लाख व्यक्तियों को रोजगार मिल गया। विदेशी वस्तुओं की होली जलाई। इस आंदोलन में स्त्रियों ने सबसे अधिक उत्साह में भाग लिया। अकेले दिल्ली में 1700 महिलाओं ने शराब की दुकानों पर धरना देती हुई बंदी बनाई गई। दांडी मार्च की तुलना पेरिस यात्रा से की गई। सुभाष चंद्र बोस ने दांडी मार्च तुलना नेपोलियन के एल्बा से लौटने पर पेरिस यात्रा, जब कभी आप यूरोपियन हिस्ट्री पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगी, तो नेपोलियन ने भी अपनी सरकार के विरुद्ध इसी तरह का एक मार्च किया था, जिसमें पूरे का पूरा राष्ट्र, यानी कि नेपोलियन का जो कनेक्शन है वो फ्रांस से है और फ्रांस की पूरी जनता ने नेपोलियन का बहुत ही तहे दिल से स्वागत किया था। तो सेम टू सेम सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि दांडी मार्च जो है एक नेपोलियन के एल्बा से पेरिस यात्रा से इसकी संज्ञा जो कंपैरिजन किया गया। गांधी जी ने 6 अप्रैल को नमक उठाकर कानून तोड़ा और सारे देश के समक्ष उन्होंने यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया। गांव-गांव को नमक बनाने के लिए निकल पड़ना चाहिए। बहनों को शराब, अफीम और विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर धरना देना चाहिए। विदेशी वस्त्रों की होली जलाओ। छात्रों को स्कूलों का त्याग, जो मैंने अभी बताया, सरकारी नौकरियों का त्याग। 4 मई 1930 को गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद बंदी कर इस कार्यक्रम में शामिल कर दिया गया। 16 अप्रैल 1930 को पंडित जवाहरलाल नेहरू और 4 मई को गांधी जी 1930 को देखो 16 अप्रैल को तो सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू को गिरफ्तार किया और 4 मई को गांधी जी को गिरफ्तार किया और यह आंदोलन पूरी तरह धीरे धीरे हर तरफ फैलता गया। अब जब यहाँ पर इंडिया में सविनय अवज्ञा आंदोलन, देखो बात कब की, अप्रैल मई की है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है वो लंदन में आयोजित किया गया। इधर भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, उधर भारत की संवैधानिक गुत्थी को सुलझाने के लिए 12 नवंबर 1930 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडॉनल्ड रैमसे मैकडॉनल्ड की अध्यक्षता में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन प्रारंभ हुआ। इसमें भाग लेने के लिए 89 प्रतिनिधि में से 16 प्रतिनिधि ब्रिटिश संसद के, 16 भारतीय रियासतों के और शेष 57 ब्रिटिश भारत के थे। इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया। कांग्रेस ने इस सम्मेलन में भाग ले लिया। सम्मेलन में अन्य मुद्दों के अलावा सांप्रदायिक समस्या पर भी विचार विमर्श हुए। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस में और प्लस गांधी जी ने भी भाग नहीं लिया। सम्मेलन क्या हो गया, असफल हुआ और गांधी इरविन समझौता। भाई गांधी जी गए नहीं कि हम ये आंदोलन छोड़ेंगे नहीं, हम तो हमारा ये आंदोलन चलेगा, मैं भले ही कहाँ पर जेल में गिरफ्तार हूँ पर फिर भी ये आंदोलन राष्ट्रव्यापी रूप में चलेगा। 19 जनवरी 1931 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन बिना निर्णय पहुंचे अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया गया। ब्रिटिश सरकार ने अनुभव किया कि कांग्रेस के बिना भारत की राजनीतिक गुत्थी को नहीं सुलझाया जा सकता, अतः सरकार ने कांग्रेस के सहयोग करने के लिए प्रयत्न किया। कांग्रेस पर से पाबंदी हटा ली गई और कांग्रेस के नेताओं को बिना शर्त रिहा कर दिया गया। उधर सर तेज बहादुर सप्रू और डॉक्टर जयकर जैसे नेताओं ने गांधी जी को परामर्श दिया कि यदि वे सरकार के साथ वार्ता में शामिल नहीं होंगे तो सरकार रियासतों के नरेशों और मुसलमानों में कोई समझौता कर सकती है, जो भारत के लिए ठीक नहीं होगा। इस वजह से गांधी जी और इरविन में वार्ता प्रारंभ हुई और मार्च 1921 में दोनों में एक समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। समझौते के तहत गांधी जी के कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए। ठीक है, फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, कब हुआ, 1931 को लंदन में हुआ। गांधी जी इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए 12 सितंबर को लंदन पहुंचे। इस सम्मेलन के प्रारंभ होने तक ब्रिटेन व भारत में अनेक राजनीतिक परिवर्तन हो चुके थे। मजदूर दल की सरकार का पतन हो चुका था और राष्ट्रीय सरकार बनी थी। अनुदारवादी दल का प्रभुत्व बढ़ चुका था। अनुदार दल के सैमुअल हॉर भारत मंत्री बन गए। लॉर्ड इरविन के स्थान पर लॉर्ड विलिंगटन को वायसराय बना दिया गया और इस तरह से दोनों के ही अलग अलग जो पैतरे है वो जो चाहते थे वो डिमांड्स पूरी नहीं हुई। गांधी जी को छोड़कर अन्य किसी भी भारतीय प्रतिनिधि ने भारत के लिए स्वतंत्रता की मांग नहीं की। सभी अपनी जातियों के लिए विशेष रियासतों की मांग कर रहे थे। फलतः द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, जो कि भारत के संविधान और भारत की स्वतंत्रता के लिए आयोजित हो रहा था, 1 सितंबर 1931 को बिना किसी निर्णय समाप्त हो गया और गांधी जी लंदन से खाली हाथ लौटे। सभी ने अवज्ञा आंदोलन की पुनरावृत्ति, भाई 1931 से इन्होंने फिर भी रोका था, लेकिन फिर से इसकी प्रारंभ हुआ। जब गांधी जी स्वदेश लौटे तो पहले से निश्चित क्रूर अध्यादेशों को वायसराय विलिंगटन ने लागू कर दिया। कांग्रेस को पुनः अवैध संस्था घोषित कर दिया। याद रखना, पंडित नेहरू, खान, गफूर, अब्दुल गफर खान आदि प्रमुख नेता गिरफ्तार हो चुके थे। अतः कार्य समिति ने अब सभी ने अवज्ञा आंदोलन करने का निश्चय किया। 3 जनवरी 1932 को पुनः इसे प्रारंभ किया गया। विलिंगटन ने 4 जनवरी 1932 को अचानक गांधी और सरदार पटेल को बंदी बना दिया। कांग्रेसी नेता जयशेवर अंसारी, राजगोपालाचारी, मदन मोहन मालवीय, सरोजनी नायडू, अब्दुल कलाम आजाद, इन सभी को जेल में डाल दिया।
अब सांप्रदायिक निर्णय व पुनः समझौता। इधर ब्रिटिश सरकार डॉक्टर अंबेडकर और मोहम्मद अली जिन्ना से समझौता कर चुकी थी। डॉक्टर अंबेडकर ने से समझौता हो जाने के कारण ही प्रधानमंत्री मैकडॉनल्ड ने 1932 में अपने सांप्रदायिक निर्णय मैकडॉनल्ड निर्णय की घोषणा की, जिसमें हरिजनों को पृथक जाति मानकर उनके लिए मुसलमानों की तरह पृथक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई। गांधी जी ने ये याद रखना नोट डालकर कि कौन से समझौते के अकॉर्डिंग सांप्रदायिक निर्णय लिया गया। ठीक है, गांधी जी ने इसके विरुद्ध पूना जेल में आमरण अनशन भी किया। पूना समझौते के द्वारा उपयुक्त निर्णय में से हरिजनों के पृथक प्रतिनिधि को वापस ले लिया। तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो है वो नवंबर 1932 को क्या हुआ, आयोजित हुआ। ओके, नवंबर 1932 में भारत सचिव सैमुअल होर द्वारा लंदन में तृतीय गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया, जिसमें 46 ऐसे भारतीय प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया जो सरकार के समर्थक उदारवादी थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन चलने के कारण कांग्रेस के अधिकांश नेता जेलों में थे, अतः इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भी भाग नहीं लिया। इस प्रकार तीसरा गोलमेज सम्मेलन भी असफल रहा। इस सम्मेलन में कोई नई बात नहीं हुई, वरन प्रथम 2 सम्मेलनों की पुष्टि के साथ ही 24 दिसंबर को यह सम्मेलन भी समाप्त हो गया। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति कैसे हुई? 8 मई 1933 को गांधी जी ने हरिजनोद्धार कार्यक्रम के संचालन के लिए आत्मशुद्धि हेतु 21 दिन का व्यक्तिगत उपवास रखने की घोषणा की। इस उपवास का उद्देश्य सामाजिक होने के कारण सरकार ने गांधी जी को रिहा कर दिया। इस समय गांधी जी ने 6 सप्ताह के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने का परामर्श दिया। 12 जुलाई के कांग्रेस के पूना में हुए औपचारिक सम्मेलन द्वारा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के स्थगन के पश्चात गांधी जी ने वायसराय से मिलने का प्रयास किया, किंतु उन्होंने यह मिलने से मना कर दिया कि जब तक ये आंदोलन पूर्णतः समाप्त नहीं होगा तब तक वह कोई बात नहीं करना चाहते। जब गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह करने की घोषणा की, जिसके कारण उन्हें पुनः गिरफ्तार कर दिया गया। 16 अगस्त को गांधी जी ने उपवास प्रारंभ किया, किंतु वल्लभ भाई पटेल आदि अन्य नेता बंद ही रहे। मई 1934 में कांग्रेस कार्य समिति ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया और 20 मई 1934 को यह आंदोलन पूर्णतः समाप्त हो गया। इस प्रकार सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त हो गया और शीघ्र ही कांग्रेस पर लगे हुए प्रतिबंध भी उठा लिए गए, किंतु इसकी सहयोगी संस्थाएं व संगठन प्रतिबंधित ही रहे। तो ये आपका था सविनय अवज्ञा आंदोलन। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो, कुछ प्रथम, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन जरूर याद रखना है। अब इनका राजनीतिक महत्व क्या था? हालांकि असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन दोनों ही असफल रहे, लेकिन इसके बावजूद भी इसके कुछ परिणाम दिखे जो कि पॉजिटिव भी थे और नेगेटिव भी थे। इस आंदोलन के माध्यम से गांधी जी ने जनता को अपने अधिकारों के प्रति चेताया, संघर्ष करने के लिए नया मार्ग दिखाया। करबंदी, नशाबंदी, सविनय अवज्ञा आदि जैसी महत्वपूर्ण बातों के जिसके प्रभाव से सरकार बड़ी ही परेशान हो गई। आंदोलन काल की घटनाओं ने देश की राजनीति पर गंभीर प्रभाव डाला। इस आंदोलन की बढ़ती शक्ति के कारण सरकार ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन बुलाने की घोषणा की। गोलमेज का मतलब गोल टेबल, राउंड टेबल जो है कॉन्फ्रेंस बोला जाता है इसे, और इसमें भारतीय और ब्रिटिशर्स जो है लंदन में बैठकर संविधान और स्वतंत्रता के बारे में चर्चा करेंगे। हालांकि प्रथम, द्वितीय, तृतीय का कोई मतलब नहीं निकला, पर फिर भी इन्होंने ऐसा सोचा। कांग्रेस ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया, जिसके कारण यह सम्मेलन सफल नहीं हो से सिद्ध हो गया कि कांग्रेस ही भारत की एकमात्र राष्ट्रीय संस्था थी। इसके सहयोग के अभाव में कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती थी। नेक्स्ट, यह पहला आंदोलन था जिसके कारण ब्रिटिश सरकार गांधी जी से बराबरी के स्तर पर वार्ता करने में सहमत हुई। निसंदेह गांधी इरविन समझौता इसी आंदोलन का क्या था? परिणाम था। माइकल ब्रेचर के शब्दों में, वायसराय का वार्ता के लिए राजी होना इस बात का प्रतीक है कि सरकार कांग्रेस को भारतीय जनता की प्रतिनिधि संस्था मानती है और गांधी जी की महान सफलता थी। और लास्ट, राजनीतिक पॉलिटिकल एजेंडा क्या था? यद्यपि यह आंदोलन स्थगित कर दिया गया, तथापि यह सत्य है कि सरकार भारतीय समस्याओं पर विचार करने के लिए विवश हो गई। सन 1935 का भारत सरकार अधिनियम और उसके अंतर्गत प्रदत्त प्रांतीय स्वशासन की व्यवस्था इसी आंदोलन की देन थी। तो आई होप सविनय अवज्ञा आंदोलन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।